वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है सीटेट 2020 एसएसटी कंटेंट, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी का सेक्शन करवा रही थी, क्लास 8 की ज्योग्राफी, जिसमें मैं आपको 5 लेसन कंप्लीट करवा चुकी थी और वीडियो ज़रा सी लेट हो गई है। तो आज आपको एक खुशखबरी देनी है कि क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट होने वाली है और आज ये हमारा लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 6, मानव संसाधन। और ये भी हैंड रिटन नोट्स हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, नीचे लिंक है, नेहा एंड टीम भी आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे, आप इसको प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन जो है ज़रूर प्रेस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चैप्टर। और गाइज़, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट के एक्सपेरिमेंट्स ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लास 8 के जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, अपना जो है बेसिक क्लियर कर सकते हैं। और बाकी जो 6 और 7 की वीडियोज़ हैं तो उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। ये आपके लिए ही है, आपके लिए भी है और सीटेट के लिए भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यस, मानव संसाधन, जिसमें मैं आपको आज संसाधन के बारे में बताऊंगी जो मानव से जुड़े हुए हैं सबके सब। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनसे ही हमारा एक राष्ट्र बनता है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से ही उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। अगर ये सब कुछ ना हो, अगर एक काम जो है दूसरे से अलग है तो सिर्फ इसीलिए है, एक का काम जो दूसरे से अलग है सिर्फ इसलिए कि उसकी आवश्यकता अलग है। जैसे कि हमें बढ़ई से काम है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर के मेंबर बढ़ई होंगे और उन्हें बढ़ई का काम आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आवश्यकता है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, उस दूसरे व्यक्ति के पास उसकी योग्यता है, उसी के द्वारा हमें अपना काम मिलता है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। होप है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। बिल्कुल, मानव संसाधन ही, अगर मानव नहीं है तो हम कैसे एक संसाधन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है, अंतिम संसाधन है। इसलिए हम क्या कल्पना करते हैं कि स्वस्थ रहे, शिक्षित हो, अभिप्रेरित लोग हों, अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का ये विकास करते हैं। बिल्कुल, अपनी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर शिक्षित हैं तो अगर वो स्वस्थ भी रहेंगे और अभिप्रेरित भी रहेंगे, अपना मोटिवेशन रहेंगे, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं संसाधन में इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ बताया गया है कि विश्व में कितने लोग हैं। तो गाइज, ये आपको याद रखना है, विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं, ये आपको याद रखना है। अब गाइज, हम बात करेंगे जनसंख्या की वितरण की, किस प्रकार हमारी कुदरत ने जनसंख्या का वितरण किया है। ये एक इंसान के बस की तो है नहीं, कुदरत ने किया है। तो कैसे किया है कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का हम क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। 90% है, उसमें से 30% जो है वो निवास के लिए है। जो क्षेत्र कुछ रह गए हैं, घने बसे हैं, या तो कुछ वो विरल हैं। ये आपको याद रखना है कि कितने परसेंट हैं ऐसे हैं जो निवास के काबिल हैं, तो 30% है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि घने बसे क्षेत्र कौन से हैं और विरल और या कम लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो घने बसे क्षेत्र हैं गाइज, वो हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में हैं, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका में है, ठीक है। दक्षिण में है दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप में, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका में। कम लोग कहाँ कहाँ पे हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में हैं, उच्च पर्वतों में हैं और विषुवतीय वनों में है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उष्ण उष्ण, उच्च उच्च, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम जानेंगे कि कितने परसेंट जो है कि यहाँ पर एशिया में और अफ्रीका में लोग रहते हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट, 3/4, इतना बड़ा हिस्सा जो है कहाँ रहता है, एशिया और अफ्रीका में रहता है। और 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, सभी देशों में हैं 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यानी कि 40% तो सीधा आप यहीं लगा लीजिए एशिया और अफ्रीका में। अब जो
60%, 60% जो बचा है वो 10 देशों में डिवाइड हो चुका है और वहाँ पर 10 करोड़ से भी अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल अनुमान सही है, 3/4 लोग, 40%। ओके, चलिए यस अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने कहा है कि 10 देश जो हैं उसमें मतलब आपको क्या मिलेगा, 10 करोड़ से भी अधिक लोग वहाँ पर रहते हैं। देखिए एशिया में रहते हैं सबसे पहले, एशिया में आपको मैंने अभी बताया था कि एशिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं, फिर उसके बाद यूरोप में रहते हैं, फिर रहते हैं अफ्रीका में, फिर मध्य व दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, फिर ओशनिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। 3 भागों को मिला के रहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि जैसे आप देखिए कि येलो है तो सब कुछ येलो है। देखिए एशिया के लोग इतने इतने सर्कल में हैं, ये देखिए एशिया में। यूरोप में कितने हैं, सिर्फ इतने हैं, ये देखिए इस तरह आप देख सकते हैं। अफ्रीका में कितने हैं, इस तरह देख सकते हैं। ओके, मध्य व दक्षिण अमेरिका में 4 लोग हैं, सिर्फ इतने रहते हैं। इतने मतलब इन्होंने एक प्रति 100 बंदों की वजह से बताया, प्रति 100 लोगों में बताया। ओके, तो देखिए महाद्वीपों के अनुसार हम विश्व की जनसंख्या कैसे देख सकते हैं, आपको पता लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम जनसंख्या के घनत्व की कि किस तरह हम जनसंख्या के घनत्व को माप सकते हैं। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। एक इकाई है, उसमें जितने रहने वाले लोग हैं उन लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व। ये कैसे माप सकते हैं हम इसको, प्रति वर्ग किलोमीटर से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। और संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी आपको बताया मैंने किस तरह माप सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, और कितना है 51। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है गाइस वो दक्षिण मध्य एशिया में है और पूर्वी एशिया में है और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, दक्षिण मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि भारत का कितना है, 382 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी कि दक्षिण में ज़्यादा लोग नहीं हैं, उत्तर में बहुत अधिक है विषुवत वृत्त में, ये आप याद रखिएगा। ओके, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक कारक हैं और एक अलग आपको बता रखा है। तो भौगोलिक कारक में क्या क्या आएगा, भौगोलिक कारक में है स्थलाकृति है, जलवायु है, मृदा है, जल है और खनिज है। ये तो सब क्या है, हमारे भौगोलिक कारक है। आर्थिक कारक अलग मैं आपको बताऊंगी, और सांस्कृतिक कारक है और सामाजिक कारक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भौगोलिक में कौन कौन से आएंगे, सामाजिक कौन सा, और भौगोलिक का आपको ज़्यादा याद रखना है कि भौगोलिक में सिर्फ 5 ही हैं जो कारक हैं। ओके, चलिए स्थलाकृति की बात करते हैं कि पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में लोग जो हैं वो ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है कि पर्वत और पठारों में तो कम रहते हैं लोग और मैदान में ज़्यादा रहते हैं? ऐसा इसलिए है कि जो मैदानी भागों के क्षेत्र होते हैं ना गाइज, वो खेती के लिए, विनिर्माण के लिए और सेवा क्रियाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। ऐसा इसलिए है, मैदानी भाग इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक जो घने बसे क्षेत्र हैं। गंगा के जितने भी मैदान हैं वो सबसे अधिक घने बसे हैं। एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, एंडीज में, आल्प्स में और हिमालय में। चलिए जलवायु की बात करते हैं। चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। सहारा मरुस्थल में, रूस के ध्रुवीय प्रदेश में, कनाडा में और अंटार्कटिक में, ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ ऐसा होता है। मृदा नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारा नेक्स्ट कारक है भौगोलिक कारक के अंतर्गत। उपजाऊ मृदा के लिए, भूमि के लिए हमें मृदा की आवश्यकता होती है। अगर भूमि के लिए उपजाऊ मृदा नहीं होगी तो कृषि कैसे होगी, तो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि ये प्रदान करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है भारत में, भारत में मिलती है गाइस, ये मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र में, याद रखना है आपको। चीन में कहाँ मिलती है, हवांग ही में, चांग जियांग में, हवांग ही और चांग जियांग कहाँ है, चीन में है। मिस्र में क्या मिलेगा आपको, नील नदी में, ये आपको मृदा बढ़िया मिलेगी। नेक्स्ट है
जल, अलवणीय जल जो है आसानी से उपलब्ध हो, विश्व की नदी घाटियाँ जो हैं घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल जो हैं वो विरल जनसंख्या वाले हैं, यानी कि मरुस्थल में बहुत ही कम लोग हैं और विश्व की नदी घाटियाँ में जितनी भी नदियाँ घाटियाँ हैं वहाँ पर घने बसे क्षेत्र हैं। चलिए अब बात करेंगे हम खनिज की कि दक्षिण अफ्रीका में आपको क्या मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलेगी हीरे की खान, ठीक है। मध्य पूर्व में आपको तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। मध्य पूर्व में ऐसा हुआ है कि तेल की खोज वहाँ पर हुई थी, तो इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आपको हीरे की खानें मिलेगी। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे आर्थिक कारक की। भौगोलिक कारक हमारे पूरे हो गए। आर्थिक कारक में ऐसा क्या है, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। जापान की बात की गई है और भारत की गई है, ये आपको याद रखना है। सांस्कृतिक में ऐसा क्या है, सांस्कृतिक कारक हैं वाराणसी, यरूशलेम और वेनेटिकन सिटी। ऐसा है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको तीर्थ स्थानों के बताए गए हैं, आपको संस्कृति अपनी शो की गई है, इस वजह से ये पॉपुलर हैं, तो इन्होंने इसका अच्छा नाम लिया है। सामाजिक कारक में इन्होंने अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ली हैं और ये सब की शहर में हैं, तो ये पुणे में है, तो ये आपको याद रखना है कि सब चीज़ें पुणे में हैं। चलिए अब बात करेंगे हम जनसंख्या परिवर्तन की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। एक निश्चित अवधि देगी, ठीक है। अब यहाँ पर लोग मान ली 1 है तो वहाँ पर आपके 2 हो गए, 2 हैं तो 1 हो गए, तो इस तरह एक निश्चित अवधि है, वहाँ पर लोगों की संख्या से है। समझ गए होंगे इस डेफिनेशन को। चलिए जन्म दर क्या होता है। जन्म दर है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। 1000 व्यक्ति अगर जन्मा तो वो क्या है, जन्म दर। और अगर मृतकों की संख्या है प्रति 1000 व्यक्तियों में तो उसको हम किस में मापते हैं, मृत्यु दर में। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताना चाहूँगी इससे रिलेटेड कि सन 1800 में क्या था कि बच्चे जन्म लेते थे। सन 1800 की बात बता रही हूँ। फिर वो क्या होते थे, बच्चे जन्म लिए तो वो क्या हो जाते थे, वो मर जाते थे। जन्म लिया मर गए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि उनको जो है उचित सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, स्वास्थ्य उनका बढ़िया नहीं रहता था, खाने पीने को मिलता नहीं था, तो क्या होता था कि जन्म लेते थे मर जाते थे। फिर हुआ 1804 की, आपको मैं बात बताती हूँ कि 1804 में क्या हुआ। 1804 में जाके जो है कि विश्व की जो जनसंख्या है गाइस 4 साल में 1 अरब हो गई, क्यों, ठीक है, 1 अरब हो गई। फिर क्या हुआ 1959 यानी 1959 में क्या हुआ, 1959 में जाके गाइस ये हो गई 3 अरब। बहुत लंबा सफ़र है 1959 में जाकर 3 अरब, ये आप खुद लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ 1999 में यानी 1999 में क्या हुआ, ये जाकर होगी 6 अरब, सीधा 3 गुनी, ठीक है, 3 की 6 हो गई 1959 से। तो ये आप याद करिएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए इतनी वृद्धि हुई, 1 से 3, 3 से 6, 1804 से लेकर 1999 तक ऐसा क्या हुआ कि 1 से 6 अरब तक जो है हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ कि खाद्य पूर्ति जो है बढ़ गई, खाद्य पूर्तियाँ बढ़ गई, लोगों को टेक्निक्स पता लगने लगी, तरह तरह की औषधियाँ बनने लगी, जिससे लोगों की जो है मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई, और जन्म दर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। 1800, 1804, 1959, 1999, अब आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम कि प्रवास किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, सॉरी। तो प्राकृतिक वृद्धि दर है इसमें। प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या होगा कि जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण होते हैं। बिल्कुल, जन्म और मृत्यु जो है सबके सब क्या है, प्राकृतिक कारक है। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने करना है, अंतर जानना है, तो क्या करेंगे हम, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि उत्प्रवासी और अप्रवासी की यहाँ बात की गई है। उत्प्रवासी कौन से होते हैं, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अपने देश को उन्होंने छोड़ दिया, ये सूडान में होता है। अप्रवासी क्या होते हैं, जो देश में हमारे आते हैं। कौन कौन आता है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा क्या होता है, संख्या बड़ी है। एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसमें क्या होता है
इसमें लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ऐसा लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। इसमें क्या है कि किस तरह जनसंख्या में तरह तरह के हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, कभी जनसंख्या बिल्कुल ही कम होगी। तो ऐसा क्या होता है? तो केन्या में जो है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। उन दोनों में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। ओके, यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर है, बिल्कुल यहाँ पर जन्म बहुत कम होता है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, और जनसंख्या वृद्धि की जो दर है बहुत ही मंद है। देखिए केन्या में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोनों ही जन्म और मृत्यु दोनों उच्च हैं। अगर जन्म ज़्यादा है तो मृत्यु भी उतनी ही होती है। यूनाइटेड किंगडम में क्या है, जो जन्म होगा वो निम्न है, कम जन्म होता है। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। और मृत्यु दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, जनसंख्या जो होगी वो तो वैसे कम होगी। अब बात करेंगे हम जनसंख्या संगठन की, कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि बांग्लादेश और जापान है, ये बहुत ही अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से बहुत अधिक विकसित देश है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, किस तरह की संरचना है, किस तरह के वहाँ लोग हैं, किस तरह का उनका आर्थिक स्तर है, किस तरह जो है जनसंख्या संगठन जो है एक सहायता करता है। किस तरह सहायता करता है कि पुरुष कितने हैं, स्त्रियाँ कितनी हैं, आयु वर्ग के कितने हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बूढ़े हैं, कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, कितना आय का स्तर है, कितनी स्वास्थ्य दशाएं हैं। ये सब के सब क्या दिखाता है, हमें जनसंख्या संगठन दिखाता है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है। इतना हमने जानना है कि पुरुष कितने, स्त्री कितनी हैं, कितना क्या शिक्षित हैं, व्यवसाय कितने हैं। तो किसे हम जान सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं पिरामिड से, जनसंख्या पिरामिड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगी कैसे आ सकता है, सीटेट में आया भी हुआ है, जिसे आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। अन्य नाम है आयुलिंग पिरामिड। अब जो जनसंख्या पिरामिड है गाइज, वो कैसे बताता है, कि क्या बताता है, ये हमें बताता है कि ये कितने आयु वर्गों में विभाजित है। 5 से 9 में है, 10 से 14 में है, 2 वर्ग हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां जो है उपविभाजित होती हैं। 15 वर्ष से नीचे अगर होंगे तो वो जन्म स्तर को दर्शाती है, और 65 वर्ष से अधिक है तो मृत्यु दर या मृतकों की संख्या होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 15 से नीचे है तो जन्म स्तर, 65 से ऊपर है तो मृत्यु ज़्यादा होती है। देखिए जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग हैं जो 15 वर्ष से कम की आयु के हैं, और वृद्ध आश्रित लोग जो हैं 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत ये आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग कौन सा होता है, जिसमें लोग कार्य करते हैं, तो ये होता है 15 से 65 में, और लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में ये रखा गया है। 15 से 65 में आप काम कर सकते हैं, ये सक्रिय वर्ग है। ओके, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हो तो आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु जो होती है वो शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ भी बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है, मैंने अभी आपको बताया है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे, ये हमारे सामने एक आपको ये मैप दिख रहा है कि ये भारत के बारे में बताया है कि जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा हो जाता है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भारत का है। देखिए ये 15 वर्ष से नीचे का ये आपको दिख रहा है, ये 65 से आपने इनको ऊपर लिया है, ये चौड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक होते हैं, और इसका अर्थ है मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। बिल्कुल इसमें युवा वर्ग ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, श्रम शक्ति भी ज़्यादा होगी, श्रम ज़्यादा होगा तो विकास भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है, ये हमें दिखाया है भारत का पिरामिड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जापान का। जापान का क्या है कि इसमें कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड क्या होता है, संकरा होता है, संकरा है ये। ठीक है,
घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग यहाँ वृद्ध आयु तक पहुंच सकते हैं। देखिए बिल्कुल पहुंच गया है। इसमें कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो आपने देखा जनसंख्या कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह है यहाँ पर भारत का पिरामिड है और किस तरह यहाँ पर जापान का पिरामिड है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जन्म दर कम है तो कैसा होगा और इससे क्या होता है, संकरा हो जाता है। और मृत्यु दर अगर कम है, मृत्यु दर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, लोग ज़्यादा पहुँचेंगे। जन्म दर कम होगी तो लोग पहले मर जाएंगे। अगर मृत्यु दर ज़्यादा हुई तो क्या होगा, वृद्ध आयु तक पहुंच जाएंगे। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है। जापान का पिरामिड भी आपको दिखा दिया है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। लास्ट चैप्टर हमारा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, नीचे लिंक है। अब लाइव जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी फेसबुक पे भी, और संविधान मैंने आपको करवाना है उस पर, और अन्य आपको जानकारियाँ भी देती हूँ, और मॉक टेस्ट मैं आपको उसमें करवा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि उधर भी मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कम रिस्पॉन्स है तो इसका मुझे खेद है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके। और हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि अब सिविक्स चल रही है हमारी, ठीक है। तो सिविक्स में हमने क्या किया, 2 चैप्टर्स कर लिए हैं 6 लेसन के। अब हमारी सिविक्स जो है कंटिन्यू रहेगी। ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 6, 7, 8 की ज्योग्राफी इज फुल एंड फाइनल। ओके। तो सीटेट के लिए बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन मेरा जो है कि मैं 9th क्लास की भी ज्योग्राफी करवाऊंगी, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन 6 से 8 तक की ज्योग्राफी हमारी जो है, हमारा जो टारगेट था सीटेट के लिए, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन मोड भी होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभी आज ही नोटिफिकेशन आई है कि जैसे कि 1 से 15 तक जो थे सीटेट के, जो सीबीएसई के एग्ज़ाम होने थे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गए हैं। तो लग ही रहा है कि सीटेट भी नहीं होगा, तो हमें और टाइम मिल गया है। तो रिवीजन मोड में हम लास्ट के दिनों में करेंगे, लेकिन हमारी ज्योग्राफी है वो जो कंप्लीट बिल्कुल हो चुकी है। ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी नोटिफिकेशन आएगी। मैं आपको कह रही हूँ नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा रही है, ठीक है। ऑल पे कीजिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।